अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं, जिसके बाद पूरे दिन बैठकों का दौर चलता रहा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 4 महीने हो चुके हैं। निकाय चुनाव भी टल गया है और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की नई टीम को लेकर विचार विमर्श हुआ है। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी कार्यक्रम और आयोजनों को लेकर चर्चा और समीक्षा भी हुई है। नोटबंदी से संबंधित 58 याचिकाएं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी हैं और नोटबंदी को सही ठहराने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। और ये उन लोगों पर तमाचा है जो नोटबंदी को लेकर प्रश्न खड़े करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में भी जो निकाय चुनाव को समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस याचिका को भी सरकार ने हमारे स्वीकार कर लिया है और 4 तारीख उसमें हियरिंग में लगी है। मैं आपके माध्यम से हमारी जो पार्टी की योजनाएं हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी सरकार की सभी लाभार्थी परक योजनाएं आम आदमी तक कैसे उसका लाभ पहुंचे, आज उसकी चर्चा हम लोग अपने संगठनात्मक दृष्टि से इन बैठकों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी सक्रियता के आधार। और वहीं यूपी सरकार की चिंता एक बार फिर से कोरोना ने बढ़ा दी है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 9 के साथ बैठक की और यह मीटिंग लोक भवन में शुरू हुई। बैठक में उच्च अधिकारियों के साथ ही सीएम ने कोविड से बचाव को लेकर चर्चा की है। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को कोविड नियमों को सख्ती से पालन करवाने और अस्पताल में बेड और दवा की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर फैसला आने के बाद से ही पुरजोर सियासत इस पर शुरू हो गई है। बीजेपी नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक बता रही है और कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। यह बात नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने कही है, जो कि बीएल संतोष की बैठक में पहुंचे हुए थे। और जो भी काम करेगी, जो भी निर्णय लेगी, वह देश हित में ही होगा, इतना तो तय है। तो इसीलिए इस पर कोई शंका, कोई संदेह कभी न था, न कभी है, न रहेगा। सर, ये जो बैठक चल रही है, क्या कुछ रहेगा? मैंने पहले भी कहा है, ये बैठक आज हमारे केंद्र से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी श्री बीएल संतोष जी यहाँ पर आए हैं। मोर्चे, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, उन सबको की बैठक आज है और भविष्य में फिर किस दिशा में चलना है और कौन कौन से अभियान कब क्या कार्यक्रम होंगे, इन सब चीज़ों पर जो उनका मार्गदर्शन होगा, फिर प्रदेश नेतृत्व उस पर बैठकर चर्चा करके नीचे तक जिले में कार्यक्रम और रणनीति तैयार होगी। 24 को लेकर। और वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सोमवार को G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अपने अपने विभागों से एक नोडल अधिकारी नामित करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने डीएम सूर्यपाल गंगवार, एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और सीडीओ रिया केजरीवाल सहित कई अधिकारियों से आयोजन के प्रबंध के संबंध में जानकारी ली है। मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी रोड को सुचारू बनाने और फसाड लाइटिंग, वॉल पेंटिंग, इन तमाम चीजों के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जैकब ने ट्री शॉपिंग कराने के साथ ही आकर्षक ट्राइबल पेंटिंग कराने की भी सलाह दी है। और वहीं मैनपुरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव सैनिक स्कूल पहुंचे हैं और इस दौरान अखिलेश ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर वो बरसते में नजर आए हैं। अखिलेश ने कहा कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इस तरीके की व्यवस्था के लिए, उसके बावजूद भी सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण ये छीन लेंगे। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे।
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। और वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद ने आज अपना जन्मदिन मनाया है। मौर्य के जन्मदिन को लेकर उनके समर्थकों ने अपने नेता के लिए खास तैयारियां की थी। स्वामी मौर्य के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम ये रखा गया था और इसी को लेकर KGMU शताब्दी में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर रक्तदान भी किया है, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुशी जाहिर की है। वाकई में ये मेरे हौसले अफजाई में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होती है। आज प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और यही कारण है कि मैं भी कोशिश करता हूं कि हर कार्यकर्ता के सुख दुख में मैं खड़ा दिखाई पड़ूं। पूरे प्रदेश में यदि कोई पीड़ित आता है तो उसके सम्मान स्वाभिमान के लिए मजबूती से मैं काम कर सकूं। और वहीं निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासत इस वक्त गर्म है, जहां पर यूपी सरकार ने एक तरह 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया और इसके लिए सरकार सहित कई विपक्षी दल SC में याचिका लगा चुके हैं, जहां पर सरकार ने कोर्ट में SLP लगाई है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। वहीं सपा ने भी आरक्षण को लेकर एक याचिका लगाई है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी है। आज आपने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बात अलीगढ़, देवरिया, रायबरेली, ग्रेटर नोएडा में आपके कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपके नेताओं ने कहा कि आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। और वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में उत्तर प्रदेश में देश में उच्चतम सजा दर 59.1% है और यह राष्ट्रीय औसत 26.6%, दोगुने से भी ज्यादा है। और इस मामले में बिहार दूसरे, राजस्थान तीसरे नंबर पर है। और अगस्त में जारी NCRB के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक यानी कि 56,000 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े साल 2019 के मामलों के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन साल 2020 के मुकाबले ये सबसे ज्यादा है। और इसको लेकर सपा के प्रवक्ता अमित जेमई ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आने के बाद 2017 के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। पूरे देश में जो रेप की घटनाएं हैं, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। चाहे वो यौन शोषण हो, बच्चों के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और आज ये जो NCRB के आंकड़े आए हैं भारत सरकार के, महिलाओं के मामले में जो अपराध हैं और जो रेप की घटनाएं हैं, जो दर्शाती हैं, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है, वो कितना कोलैप्स हो चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेट्स को डील करना नहीं आता है। उन्हें नहीं पता है कि अगर समाजवादी दौर की 1090 जो महिलाओं के लिए जो लाइन अखिलेश जी ने दी थी, अगर उसको और बड़ा बजट दे दिया गया होता और उस पुलिसिंग सिस्टम को जो महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग लाइन थी, अगर आम थाने से अलग रखा गया होता, तो इस मामले में तुरंत एक्शन के बाद न्याय मिल पाता। यह सब दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मोरली तौर पर जो है उसको हक नहीं है कि उत्तर प्रदेश को वो रूल करे। और वहीं श्री कृष्ण और शाही ईदगाह मस्जिद जमीनी विवाद में सीनियर डिवीजन कोर्ट में आज एक वकील की मौत पर कॉन्डोलेंस के चलते अमीनी रिपोर्ट पर सुनवाई नहीं हो सकी है, क्योंकि शाही ईदगाह की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने आदेश के खिलाफ ऑब्जेक्शन यह दायर किया है, जिस पर कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को रिजर्व में रखा है और अगले 1 से 2 दिनों में कोर्ट मस्जिद की तरफ से हाजिर हुए वकील की याचिका पर अपना निर्णय दे सकता है, जिस पर 20 जनवरी तक अमीनी निरीक्षण की रिपोर्ट यह मांगी गई है। ऐसे कोई सर्वे के आदेश ऑनरेबल कोर्ट के यहाँ से पारित नहीं हुए, बल्कि एक मुकदमा अचानक दाखिल होता है और उसमें सरसरी तौर पर एक इंजंक्शन एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है और रूटीन वे में केवल मौके का इंस्पेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। सर्वे के आदेश पारित नहीं हुए। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ सर्वे होना और जनरल इंस्पेक्शन होना, दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एक तो ये भ्रांति दूर हो जाए कि सर्वे के आदेश पारित हो गए।
दूसरा, चूंकि हमारे पास आज तक इस मुकदमे के कोई नोटिस और संबंध किसी भी माध्यम से नहीं मिले हैं, पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों और चैनल के माध्यम से जब हमें जानकारी हुई तो हमारे द्वारा आज ये एप्लीकेशन मूव की गई है कि साहब ऐसे ऐसे हमें जानकारी हुई है इस मुकदमे में हम चूंकि डिफेंड नंबर 1 है, लिहाजा प्लेंटिफ से सारे मुकदमे की नकलें दिलवाई जाकर जो भी प्रार्थना पत्र उन्होंने लगाए हैं, जो भी वाद पत्र की कॉपी है, जो भी दस्तावेज लगाए हैं, उनकी सारी कॉपीज हमें दिलवाई जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कोरोना ने जब अपना कहर बरपाया तो सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए। इसमें सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक व्यवस्था पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। हवाला दिया गया कि अब स्थिति सामान्य है, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक सेवा को शुरू कर दिया जाए। खासकर सचिवालय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए इसे 2 जनवरी से शुरू कर दिया गया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ सरकार कोरोना की दस्तक को लेकर अलर्ट जारी करती है, आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी वो करें। मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन कोविड को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच स्थिति सामान्य बताई जा रही है और बायोमेट्रिक सेवा को शुरू कर दिया गया। सचिवालय कर्मचारियों ने भी इस पर विरोध जताया। उनका कहना है कि इस व्यवस्था को फिलहाल शुरू नहीं करना चाहिए। सचिवालय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है। इस फरमान में कहा गया है कि बायोमेट्रिक व्यवस्था जो 2 साल पहले कोरोना का हवाला देते हुए बंद की गई थी, उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। 2 तारीख से इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। सरकार की तरफ से कहना है कि कोरोना की स्थिति अब सामान्य है, इसलिए इस व्यवस्था को फिर से शुरू कर देना चाहिए। पिछले 2 साल पहले जब कोरोना की भयावह स्थिति थी, तब बायोमेट्रिक व्यवस्था को बंद किया गया था और कहा गया था कि इसमें एक ही डिवाइस पे कई लोग अंगूठा लगाते हैं, यानी कि कोरोना महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से इस बायोमेट्रिक व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री आज भी टीम 9 के साथ बैठक की और कहा है कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन कराया जाए और लोगों को मास्क लगाने के लिए भी अपील की जा रही है। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी और यहाँ तक के जो अस्पताल हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी, खासकर जो सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पर भी एक नोटिस छपा की गई कि सभी लोग मास्क लगा कर आएं। ऐसे में बायोमेट्रिक व्यवस्था फिर से बहाल करने की वजह से अब सचिवालय कर्मचारियों में दोष है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार कोरोना की दस्तक की बात कर रही है, दूसरी तरफ उसी व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया है जिसे कोरोना के चलते बंद किया गया था। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में नवनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया है और इस दौरान उन्होंने जड़ीपानी गांव में बनने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का शिलान्यास भी किया और संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस के साथ स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय विधायक सविता कपूर और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए जब यह खबर फैली कि सड़कों के गड्ढे इसकी वजह हैं, तो वहीं एनएचएआई हरकत में आ गया है। उसने तुरंत एक्शन लेते हुए घटना वाली जगह पर सड़कों के गड्ढों को भरवा दिया। बहरहाल अब तक उन गड्ढों का कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं था, लेकिन पंत के एक्सीडेंट के बाद रातों रात उन गड्ढों को भर दिया गया, मानो गड्ढे सड़क पर कभी थे ही नहीं। और इसके अलावा जो रेलिंग दुर्घटना में टूटी थी उसे भी पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है। और वहीं हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक और प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी कर अग्रिम कार्रवाई इस पर शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के एडीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे की अतिक्रमण भूमि का निरीक्षण किया है और इसके बाद अब जल्दी अतिक्रमण हटाया जाएगा। रेलवे और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक कर स्ट्रैटेजी बनाई है और उससे पूर्व रेलवे की संपत्ति को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चा भी की है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया है और उस आदेश का अनुपालन कितने प्रभावी तरीके से और अच्छी प्रकार से हो, उसके लिए रेलवे के साथ एक समन्वय बैठक हुई और उसमें निरीक्षण भी किया गया है पॉइंट्स का और पूरे स्थल को देखा भी गया है। उसी के संबंध में एक बैठक थी, कैसे आदेश का अनुपालन उचित प्रकार से और या मुनादी वो सब चीज़ें कैसे हो रही, कैसे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक सूचना नोटिस दिए जाने की बात थी और उसमें आप देख रहे होंगे कि लाउड स्पीकर से भी सूचना प्रसारित की जा रही है, पेपर में भी पब्लिकेशन किया गया है और साथ ही अगर मुनादी की आवश्यकता है तो मुनादी भी सर कब से हटाई जाएगी। देखिए, ये डेट यहाँ पर बताना उचित नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि अनुपालन जो है किया जाएगा।
और वहीं हल्द्वानी में रेलवे की ओर से बनभूलपुरा क्षेत्र में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की ओर से 78 एकड़ जमीन पर हटाए जाने वाले अतिक्रमण के विरोध में अब क्षेत्र की महिलाएं भी पूरी तरह से सामने आ चुकी हैं। और इसी कड़ी में बनभूलपुरा क्षेत्र की हजारों महिलाएं लाइन नंबर 17 की सड़क पर बैठ गई हैं और शांतिपूर्वक रेलवे की कार्रवाई का विरोध उन्होंने किया है। महिलाओं का यह कहना है कि यह जमीन और मकान उनके हैं, यहां पर वो अपने पूर्वजों के समय से रह रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अपने पुनर्वास की भी अब बात कही है। असर होगा, जरूर होगा, ये दिल कहता है, यहाँ पर जुटी हुई ये तमाम आवाम कहती है कि हमारी दुआओं का असर जरूर होगा। देखिए, ये एक मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई जो है राजनीति नहीं चलाई जा सकती है। अगर हम और आप अगर देखें तो हम सब लोग आपस में भाई बहन हैं। अगर हमारे घर उजड़ रहे हैं तो उन लोगों के भी घर उजड़ रहे हैं जो यहाँ पर और घर दूसरे मजहब के हैं। तो घर तो किसी का भी हो, उजड़ना तो उजड़ तो रहा है, तो हम सभी के लिए दुआ कर रहे हैं और इस दुआ का असर सातों आसमानों के अर्श पर बैठने वाले खुदा। और वहीं ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा है कि ऋषभ ने उन्हें बताया है कि हादसे के वक्त उनकी कार के सामने अचानक से गड्ढा आ गया था, जिस वजह से कार उनकी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित कार ने दुर्घटना का विकराल रूप ले लिया। वहीं सीएम धामी के इस बयान पर कांग्रेस ने अब कटाक्ष करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो राज्य में चमचमाती सड़कें थी, लेकिन आज सड़कों के हाल बुरे हाल हो चुके हैं, जिस वजह से आज सड़क दुर्घटनाओं के सारे बड़े हादसे उत्तराखंड में ही हो रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। देश के एक होनहार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने स्वयं कहा है कि उनका एक्सीडेंट सड़क में बड़े गड्ढे के कारण हुआ है। आप कांग्रेस सरकार के दौर में जो चमचमाती और गड्ढा मुक्त सड़कें विरासत में भाजपा सरकार को सौंपी थी, आज सड़कें हैं कि नहीं ये पता नहीं है जनता को। जगह जगह गड्ढों से बड़ी बड़ी हैं प्रदेश की सड़कें और कहीं तो सड़कें ही नहीं हैं। आपने देखा इसकी एक बानगी कि एक दूल्हे को जो है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए जाना पड़ता और रास्ता टूटा हुआ है। महीनों से लोग आंदोलन कर रहे थे, स्वयं दूल्हे को धरने पर बैठना पड़ता है। आज ये स्थिति है उत्तराखंड की और ये उत्तराखंड के विकास की तस्वीर बयां करती है। जो सरकार के झूठे दावे हैं विकास के, उनकी पोल खुलती है। और वहीं एक तरफ चमोली की जनता जोशीमठ में भू धसाव पर प्रशासन के निरंकुश रवैये से काफी आक्रोशित नजर आ रही है, तो वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से सीएम धामी से मुलाकात कर आंदोलन को विकराल रूप देने की उन्होंने बात कही है। और समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा है कि जोशीमठ को बचाने के इससे पहले भी कई जांच समितियां अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं, लेकिन उस पर ना तो प्रशासन गंभीर है और ना ही कोई कार्रवाई अब तक हुई है, जबकि स्थानीय जनता चाहती है कि उनका पुनर्वास किया जाए। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी का कहना है कि जोशीमठ का अस्तित्व अभी भी खतरे में है। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की बात बहुत दूर, उन्होंने जोशीमठ से इतनी दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका देखिए, जो सरकार इस समय एक लोकप्रिय सरकार जिसको कहा जा रहा है, जो अपने आप को लोकप्रिय बोल रही है, उस सरकार की लापरवाही के कारण आज जोशीमठ जो है खंडित हो गया है। और हमारी मांग है पुनर्वास और विस्थापन तत्काल हो। 2013 की तर्ज पे तत्काल मकानों का जो है गणना की जाए और किसका कितना मुआवजा बैठता है, उनका विस्थापन कहाँ होगा, पुनर्वास कहाँ होगा, और सरकार जवाब देना। सरकार का काम है जवाब देना, सरकार का काम टालना थोड़ी है। हम सरकार को कल मिलने के लिए गए थे, जिस तरह से सरकार का रवैया है, क्या इस तरह से लोग चुप बैठ जाएंगे? क्या लोग ईंट से ईंट बजा करके रखेंगे? हजारों लोग सड़कों पे उतरेंगे। आज जोशीमठ में 20 से 25 हजार उस जोशीमठ की जनसंख्या है और वहाँ पर बाहर के लोग भी हैं, टूरिस्ट वहाँ पर है, सीमावर्ती इलाके पे वो बैठा हुआ है, औली जैसा डेस्टिनेशन वहाँ पर है। और ऐसी हालत में नदी के किनारे जो अलकनंदा का नदी है, सारा जमीन जो है धंस रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।